तो एक टॉपिक है जो अभी करंट अफेयर्स में आप लोगों ने बीच में सुना होगा रिगार्डिंग आसाम राइफल्स. इफ यू हैव रेड अबाउट इट, देयर वाज अ न्यूज इन अबाउट आसाम राइफल्स. और वैसे भी बहुत सारे इश्यूज हमने देखे अभी नॉर्थ ईस्ट में, वायलेंस इन नागालैंड, वायलेंस इन आसाम. तो हमें बहुत सारे वहां पे कुछ फोर्सेस के नाम समझ में आए. तो अगेन वी शुड गो इन द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस है देश में और कहां कहां पर वो तैनात होती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको भी पता होना चाहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके बाय द वे. ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. हमारे कंट्री में जो मेन डिफेंस फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, दैट इज CAPF. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मालूम है सबको और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मालूम है. यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस कौन है और होम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं एंड दीज आर द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये भी मालूम है. अब आपको मालूम है कि अगर मैं आपसे बोलती हूं डिफेंस फोर्स, यदि मैंने वर्ड यूज किया है डिफेंस, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम डिफेंस फोर्सेस में क्या क्या आता है? डिफेंस फोर्सेस में 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ये डिफेंस फोर्सेस कहलाती हैं एंड दे डायरेक्टली कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. लिखते जाओ, राइट इट डाउन. इफ यू से डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री, देयर आर 3 विंग्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, एंड दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है कि ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड उनका जो भी स्ट्रक्चरल कंट्रोल होगा, या मैं बोलूं कि पूरी तरह से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही लेती है ना? ये आपको लिखना है, राइट इट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, इफ यू से द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, इट कंसिस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. तीनों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं और तीनों ही फोर्सेस के अपने अपने हेड होते हैं. तीनों ही फोर्सेस का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है. तीनों ही फोर्सेस के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं. ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी के लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है या जो भी रूल्स है वो इंडियन नेवी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं. ऑल द 3 विंग्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव देयर इंडिपेंडेंट हेड्स, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट चीफ. जैसे मैं आपको बोलूं कि आर्मी को हेड कौन करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कौन है? ठीक है, नारावने. यदि मैं आपसे बोलूं कि इंडियन एयरफोर्स का हेड कौन है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? हु इज द एयर चीफ मार्शल. जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं या जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं उनको कहते हैं एयर चीफ मार्शल. कौन है एयर चीफ मार्शल? यस. और अगर मैं आपसे बोलूं कि नेवी के चीफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो तीनों के चीफ अलग होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल. तीनों के नाम आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल याद होना चाहिए. इफ इट इज चेंज्ड देन यू मस्ट नो द न्यू नेम्स तीनों विंग्स के कौन है. फिर स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो तीनों है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और इन तीनों के जो हेड्स हैं, दे यूज टू रिपोर्ट टू 1 पर्सन जो कहलाता था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो आपने पढ़ ही लिया. There was a very unfortunate accident of the Chief of Defence Staff. He was the first Chief of Defence Staff of India, जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत. और जनरल बिपिन रावत was flying in a chopper along with 12 other members, जिसमें उनकी वाइफ भी थी. और कुन्नूर के पास उनका जो चॉपर था वो क्रैश हो गया इन तमिलनाडु. या पूरा न्यूज आपने पढ़ा हुआ है, राइट? सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, जिसके बाद जो आर्मी चीफ थे, he has taken over the charge of the committee that is going to head all the 3 chiefs. ठीक है, तो फिलहाल अभी टेम्पररी अरेंजमेंट हुआ है. A new CDS has not been appointed. The chief of army staff, that is Naravane, he has become the head of the committee who is going to take further decisions. ठीक है, तो फिलहाल तो ये अपडेट है. तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत, इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है. यू हैव टू रीड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट जनरल बिपिन रावत बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ द कंट्री जिनकी अभी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल डेथ हुई है. तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से. ठीक है, फॉर वॉट एवर लॉ एंट्रेंस एग्जाम यू आर राइटिंग, आप यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अबाउट जनरल बिपिन रावत. गो इनटू द डिटेल्स ऑफ जनरल बिपिन रावत. ठीक है, लिख लो इसको कहीं पे कि वी हैव टू रीड द डिटेल्स ऑफ जनरल बिपिन रावत, द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द फर्स्ट CDS. तो होता क्या था, ये जो CDS होते थे
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो तीनों चीफ थे, दे यूज्ड टू रिपोर्ट टू द सीडीएस एंड देन सीडीएस यूज्ड टू कन्वे द मैसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता था कि आर्मी वाले डिफेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, नेवी वाले अलग जा रहे हैं, एयरफोर्स वाले अलग जा रहे हैं, नहीं। All three used to coordinate with CDS and CDS used to coordinate with PMO और the defense ministry। इसी तरह से अरेंजमेंट चलता है। तो ये है डिफेंस फोर्सेस की बात। लेकिन डिफेंस फोर्सेस के अलावा हमारे देश में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भी काम करती हैं जो कहलाती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या इन शॉर्ट CAPF। क्या है ये? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या CAPF। अब ये जो CAPF है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल नहीं करता, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज होम मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है, दैट इज अमित शाह के कंट्रोल में है फिलहाल CAPF। अब ये जो CAPF होता है इसमें वैसे तो 6 विंग्स हैं। CAPF नॉर्मली हैज 6 विंग्स, बट जो छठी विंग है दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, जो मैंने बोला आसाम राइफल्स। व्हाई इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल? Assam Rifle is the only wing of CAPF which has a dual set of control। आसाम राइफल एकमात्र विंग है जो CAPF का पूरी तरह से नहीं है, बिकॉज इसमें 2 मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल होता है, इट हैज अ डुअल कंट्रोल। तो वो आसाम राइफल के डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज CAPF। CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो CAPF में अगर मैं बोलूं कि 5 अलग अलग तरीके के फोर्सेस हैं, तो वो फोर्सेस कौन से हैं? पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, दूसरा है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ITBP दैट इज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल। ये 5 फोर्सेस के नाम आपको याद करना है। पहला क्या है? BSF, ITBP, सशस्त्र सीमा बल दैट इज SSB, CRPF एंड CIPF। ये 5 क्या है? व्हाट आर दीज 5 फोर्सेस? दे आर ऑल कॉल्ड एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। दीज आर द 5 फोर्सेस दैट कम अंडर CAPF। ये CAPF के 5 फोर्सेस हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है? होम अफेयर्स। ये याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन आर्मी क्या CAPF को बिलोंग करता है? नहीं। क्या CAPF इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग फोर्सेस हैं और डिफेंस फोर्सेस एकदम अलग है। जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा डिफेंस फोर्स, आपको समझना है वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और जैसे ही वर्ड आता है एक्स्ट्रा फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या एक और वर्ड है पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो भी हम समझेंगे क्या अंतर है पैरामिलिट्री फोर्सेस में और CAPF में। तो ये CAPF के 5 विंग्स हैं। अब एक एक करके इसके बारे में आगे बात करते हैं। Now Central Armed Police Forces are organized with the primary role of, पहला क्या काम करते हैं? बॉर्डर गार्डिंग। इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करने का काम करते हैं CAPF के फोर्सेस। कौन कौन सी CAPF फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स पे तैनात हैं? फर्स्ट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेकेंड इज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहां कहां तैनात है, कौन बताएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, लिखो जिसको नहीं याद है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहां पे तैनात होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात होती है इंडो पाक बॉर्डर पर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर। कौन से फोर्सेस तैनात हैं? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ITBP मतलब इंडो तिब्बत, तो नाम से ही समझ में आ गया कि तिब्बत की बॉर्डर पर ITBP फोर्सेस तैनात हैं। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। एंड सशस्त्र सीमा बल तैनात है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। सशस्त्र सीमा बल कहां है? अभी आगे डिटेल्स हैं और सारे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर। तो पहला काम क्या है? बॉर्डर गार्डिंग का। CAPF का पहला काम क्या है? बॉर्डर को गार्ड करते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ द सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स, जैसे कि एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट पे डिफेंस फोर्सेस तैनात नहीं होते। एयरपोर्ट पे जो आप आर्मी वालों को देखते हैं ना, दे आर नॉट बेसिकली, दे आर नॉट सोल्जर्स, दे आर नॉट आर्मी पर्सनल, बट दे बिलोंग टू CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। एयरपोर्ट पर CISF के जवान तैनात होते हैं, या हार्बर, पोर्ट,
Has someone ever traveled by a cruise from one place to another? International cruise पे travel किया है किसी ने? Ever been to Maldives or Mauritius? अगर नहीं किया तो वहां पर CISF के सिक्योरिटी पर्सनल तैनात होते हैं। एयरपोर्ट तो गए हो ना, तो एयरपोर्ट पे देखा होगा जो जवान होते, कौन कौन गया है? हाँ, तो एयरपोर्ट पर यू विल सी CISF सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो गिवन द टास्क ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या काउंटर नक्सल ऑपरेशंस, दैट इज वहां पर CRPF एंड व्हाट इज NSG। तो जहां मैंने CF बताया था वहां मैंने NSG तो बताया ही नहीं था। तो NSG क्या है? इज NSG पार्ट ऑफ CAPF? तो क्या है? काउंटर टेररिज्म का तो काम देते हैं उनको कि दे हैव टू हैंडल दोज ऑपरेशंस। मान लीजिए कहीं पे प्लान्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो यदि मान लीजिए जैसे मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, या अभी आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी कि पंजाब के लुधियाना में बॉम्बिंग हुई है, तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इट वाज अ टेररिस्ट इंटरवेंशन, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो यहां पर CRPF के फोर्सेस जाएंगे, कई बार NSG के कमांडोज भी जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG इज अ पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री विंग, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। व्हाट आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो NSG जो है वो CAPF नहीं है, इट इज नॉट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। NSG इज व्हाट? NSG इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, लिख लो। NSG इज नॉट CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नहीं है, NSG इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। आसाम राइफल्स भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CAPF, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है CAPF का, मैंने कहा क्योंकि उसमें डुअल कंट्रोल है। अब काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, जैसे आपने पढ़ा था मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, है ना, तो वहां पे डिफेंस फोर्सेस नहीं जाते, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले नहीं जाते। जब टेररिस्ट एक्टिविटीज, प्लान टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे CRPF के जवानों को भेजा जाता है, जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है, यहां टेररिस्ट इंटरवेंशन हुआ है, यहां पे जाओ, तो CRPF के पर्सनल्स जाते हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, तो मध्य प्रदेश पुलिस टैकल करेगी क्या? कि वेट करेंगे कि पहले CRPF आएगा, फिर हम एक्टिव करेंगे, फिर हम एक्टिव होंगे, फिर काम करेंगे। इसका मतलब जहां पे भी लोकल टेररिस्ट एक्टिविटी होती, पहले लोकल स्टेट पुलिस ही डील करेगी, बट इट इज आउट ऑफ देयर, व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल, अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाते एंड लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो पाता है, तो वैसे भी इंफॉर्मेशन तुरंत भेज दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और वहां से CRPF के जवानों को भेज दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली से उड़ के आएंगे, एवरी स्टेट हैज ऑलरेडी सम रिजर्व फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसलिए कहते हैं, दे ऑलरेडी आर स्टेशन्ड इन ईच एंड एवरी स्टेट, सो दे वुड ट्राई टू रीच एज सून एज पॉसिबल टिल द टाइम इज द थिंग इज मैनेज्ड बाय द लोकल स्टेट पुलिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिल्ली से आएंगे CRPF के जवान उड़ के, वेट करेंगे तब तक, मान लो तमिलनाडु पहुंचना है तो, है ना, तो ऑलरेडी स्टेशन्ड होते हैं वो हर एक जगह पे, उनको और भी टास्क दिए जाते हैं। दे आर नॉट ओनली जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग टेररिस्ट ऑपरेशंस, बट ऑल्सो दे आर गिवन एडिशनल ड्यूटी, CRPF के जवानों को एडिशनल टास्क ड्यूटीज दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। व्हाट इज काउंटर नक्सल ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड नक्सलिज्म? तो नक्सलिज्म की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। क्या नाम था इस गांव का? नक्सलबाड़ी। यहां नक्सलबाड़ी गांव में जो गरीब किसान लोग थे, दे वर ऑल हैरेस्ड बाय द लोकल लैंडलॉर्ड्स, लोकल जमींदार। व्हाट दी जमींदार्स यूज्ड टू डू, जब इन किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती थी, दे यूज्ड टू गिव मनी, मनी लेंडर्स थे, वो जमींदार थे, लेकिन बदले में उनकी जमीनें कोलेट्रल के फॉर्म में रख लेते थे, और वो जो लोन देते थे वो इतना ज्यादा उसमें हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि किसान जो है वो यूजुअली पे नहीं कर पाते थे। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट छोड़ो, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ो, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। तो इसी तरह से ये सारे के सारे जो किसान थे उस नक्सलबाड़ी गांव में, एक बार उन्होंने जमींदारों के खिलाफ रिवॉल्ट किया, और जब रिवॉल्ट किया तो उन्होंने कुछ जमींदारों को मार दिया। तो वहां से ये टर्म आया नक्सलवाद, which in English is called as Naxalism. That means for the first time the peasants, the farmers, they killed all the landlords and the zamindar of that Naxalbari village. वहां से ये टर्म राइज हुआ है नक्सलवाद या नक्सलिज्म।
सो नाउ आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो दे आर नॉट इन फ्लो विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, दे आर नॉट इन टच विद द मॉडर्न बोलना चाहिए वर्ल्ड, एंड समटाइम्स दे आर नॉट इन अग्रीमेंट विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देश की सरकार की जो पॉलिसी है ये लोग उससे सहमति नहीं रखते हैं। बेसिकली दे आर काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज, वो अपने में ही रहना चाहते हैं, अपनी ही एरिया को, दे वांट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी समझते हैं? ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब हम सरकार की पॉलिसीज की सहमति नहीं रखते, हम सरकार के साथ नहीं चलना चाहते, वी वांट सेल्फ रूल, हम पूरी आजादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एरिया चाहते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, हम अपना नेता खुद चुनेंगे और अपने हिसाब से अपने एरिया को गवर्न करेंगे। तो ये उनकी आइडियोलॉजी होती है, वहीं से ये वर्ड आया है नक्सलिज्म। सो डू नॉट फॉरगेट दिस। और ये वर्ड किसने दिया था? देयर वाज एन एक्टिविस्ट हु गेव दिस टर्म, ही कॉइन्ड दिस वर्ड नक्सलिज्म। पूरा सरनेम आया नहीं। द नेम ऑफ दैट एक्टिविस्ट वाज चारू मजूमदार। लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये बताया है और ये वन लाइनर के फॉर्म में आ सकता है कि नक्सलिज्म टर्म किसने कॉइन किया था और ये कहां पे ओरिजिन हुआ। राइट डाउन दैट हिस्ट्री ऑल्सो इन द नक्सलवाड़ी विलेज। द पीजेंट्स, नहीं, इट वॉज यस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। जस्ट चेक द ईयर। हाँ, डेट वाला जो था समटाइम्स अराउंड आई थिंक 36-37 का है। एक बार जस्ट चेक द ईयर। बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक इन एलेट आया हुआ है, हु कॉइन्ड द टर्म नक्सलिज्म। ठीक है, चलो। तो तीनों फंक्शन समझ में आए। सीएपीएफ के 3 फंक्शंस क्या है? पहला है बॉर्डर गार्डिंग का, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ द सेंसिटिव एरियाज लाइक एयरपोर्ट्स एंड हार्बर्स एंड पोर्ट्स, और तीसरा है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और काउंटर नक्सल ऑपरेशंस, जहां पर एनएसजी को भी तैनात किया जाता है। एनएसजी इज नॉट अ सीएपीएफ बट अ पैरामिलिट्री फोर्स। लिख लिए सारी पॉइंट्स? ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी रोल, ऑल सीएपीएफ आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन असिस्टिंग द लोकल स्टेट पुलिस। जब लोकल स्टेट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाती है तब भी सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी जो भी अवेलेबल है उनको वहां पे तैनात कर दिया जाता है। मान लीजिए मैं अपने भोपाल की बात दूं, कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स होते होते रह गए। बहुत सारी कुछ ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जहां पे दंगे शुरू हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं और वो लोकल स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वहां पर भी सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जाता है कि इस एरिया में दंगे ना हो, मारकाट ना हो, तो यहाँ पे जाके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करिए। तो इसके लिए भी सीआरपीएफ के जवान जो है वो भेजे जाते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग्स। क्वेश्चंस में दिया जा सकता है कि यहाँ भेजा जा सकता है, ये पता होना चाहिए। नाउ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, पहला जो विंग है सीएपीएफ का, दैट इज सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इट इज द लार्जेस्ट सीएपीएफ। इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज तैनात हैं, तकरीबन 3 लाख के आसपास, और इसमें 2 फोर्सेस में डिवाइडेड है। आपने कोबरा कमांडोज के बारे में सुना हुआ है? एवर हर्ड द वर्ड कोबरा कमांडोज? They are given a specific type of training, to handle the terrorist operations, counter terrorist operation. जहां पे terrorist planned terror attacks होते हैं वहां कोबरा कमांडोज को स्पेशली भेजा जाता है। And also the rapid action force. लिखो इसको। The 2 types of forces under Central Reserve Police Force (CRPF) are the Rapid Action Force and also the Commando Battalion for Resolute Action, that is Cobra. और इनकी अलग से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है और बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से ट्रेनिंग होती है। दैट इज जनरली नॉट ऑल द डिटेल्स आर नोन टू पब्लिक। ठीक है, बहुत ही हाई बोलना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए इनकी ट्रेनिंग होती है। एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी 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 डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस। ठीक है, क्लियर? जस्ट राइट डाउन द फोर्सेस ओनली, रैपिड एक्शन फोर्स एंड कोबरा कमांडोज। दे आर बोथ पार्ट ऑफ विच फोर्स? सीआरपीएफ।
कोबरा कमांडोज को आप उनके अटायर से ही पहचान सकते हैं। अच्छा, ऑल दीज फोर्सेस दे हैव अ डेफिनेटिव अटायर ऑल्सो, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। हर एक फोर्सेस को आप पहचान सकते हैं कि ये CISF का पर्सनल है, कि ये BSF का। उनकी यूनिफॉर्म भी अलग अलग होती है, तो यू कैन सर्च द नेट इफ यू वांट ऑल द डिटेल्स। सबकी यूनिफॉर्म अलग होती है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तैनात है 2 देशों के साथ, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। What is the international border with Pakistan called as? International border is Red Cliff Line. That's not the name of the border basically. Area है वो। ITBP, Indo Tibet Border Police. तिब्बत के अलॉन्ग बॉर्डर है। तिब्बत वैसे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लेम करता है, बट इट इज अगेन क्लेम बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना इसको पूरा क्लेम करता है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू दीफू पास इन अरुणाचल प्रदेश, एंड टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज समवेयर अराउंड 3488 किलोमीटर्स। सशस्त्र सीमा बल, इंडो नेपाल, अच्छा भूटान भी है, इंडो भूटान बॉर्डर, इसको भी याद कर लो। SSB कहां तैनात है? इंडो नेपाल, इंडो भूटान। सिंपल क्वेश्चंस ही बनेंगे, इनमें से कौन से फोर्सेस कौन सी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो बॉर्डर वाले फोर्सेस जरूर याद रख लेना, कौन कौन से फोर्सेस कौन कौन सी बॉर्डर्स पे तैनात है, ठीक है। हर कंट्री से रिलेशन अच्छे होंगे हमारे, लेकिन अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करना ही पड़ता है। तिब्बत से रिलेशन कैसे भी हो, उसका मतलब ये थोड़ी कि डोर इज ऑलवेज ओपन, एनीवन कैन एंटर, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे देश की बॉर्डर को हमें हर समय रक्षा करना पड़ेगा, चाहे आपका नेबर, इमीडिएट नेबर आपका कितना ही बड़ा दोस्त क्यों ना हो। दिस हैज टू बी द पॉलिसी फॉर एवरी कंट्री। यू कैन नॉट लेट योर बॉर्डर्स ओपन। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस खराब हैं क्या? पर इलीगल माइग्रेंट्स कभी देश की सरकार को बोलकर आते कि अब हम इंडिया जा रहे हैं बसने, है ना। तो बांग्लादेश से कितना ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है वाया कॉक्स बाजार। म्यांमार के रखाइन स्टेट वाला इशू पड़ा है आपने, रोहिंग्या का। रोहिंग्यास जो है वो बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया घुस जाते हैं, कभी बांग्लादेश की सरकार रोकती है उनको? बांग्लादेश के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सो ऑलवेज देयर इज एन इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन, therefore we cannot just let our borders unguarded. Every force has to be there along every border of the country, ठीक है। ये डिटेल्स है। Now the last one is CISF। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेशली कई जगह सिक्योरिटी के लिए CISF को तैनात किया जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया। कई बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यहां पर भी CISF, जैसे ONGC, अगर आप ONGC के बेस पे जाएंगे वहां आपको CISF सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखेंगे। BHEL पे भी कई बार दिखेंगे आपको गार्ड करते हुए, ठीक है। सो ऑल द PSUs यहां पर भी। नाउ व्हाट इज अ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? अभी हमने पढ़ा MSG इज अ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामिलिट्री? इसका मतलब इट इज अ सेमी मिलिटराइज्ड फोर्स whose organizational structure, training and everything it is similar to military but it is not a part of armed force. इसका मतलब they are not the part of defense forces, they are not the part of Indian armed forces, but उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इन अ वे यू कैन से दे आर अ पार्शियल मिलिट्री फोर्सेस, इसलिए वर्ड यूज किया गया है पैरा। पैरा का मतलब होता है पार्शियली या एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया की आर्म फोर्स में काउंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखे आसाम राइफल्स या NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आसाम राइफल्स की बात करें तो इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के दौरान कहलाता था कछारलेवी, पर इसका नामकरण हुआ 1917 में आसाम राइफल्स के नाम से। आसाम राइफल्स कहां तैनात है? कौन सी बॉर्डर के अलावा? म्यांमार। तो आसाम राइफल्स गार्ड इंडो म्यांमार बॉर्डर। विच बॉर्डर? चलो लेट मी चेक। BSF किसको गार्ड करता है? BSF इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश। CISF जैसे PSUs, CRPF काउंटर टेररिज्म, काउंटर नक्सल ऑपरेशंस। BSF हो गया।
आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल, इंडो भूटान, आसाम राइफल्स, इंडो म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, मैंने बताया आसाम राइफल अकेला पैरामिलिट्री विंग है जो कि डुअल कंट्रोल रखता है। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों का ही कंट्रोल है इसके ऊपर। तो रिसेंटली दिस हैज ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी। हाउ द सैलरी, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी ट्रेनिंग गैजेट्स चाहिए सोल्जर्स के लिए, वो सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कहां किसको कहां पोस्टिंग मिलेगी, ट्रांसफर कहां पे होगा, पेंशन कैसा होगा, डेप्यूटेशन कहां जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझ में आ रहा है? तो ये डुअल कंट्रोल इस तरह से चलता है। इसी को लेके कंट्रोवर्सी है। दोनों ही मिनिस्ट्री चाहती हैं कि ये हमारे अंदर आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चाहता है कि कंप्लीटली ये क्या बन जाए? सीएपीएफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या चाहता है? कि पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाए। आसाम राइफल्स क्या चाहता है? आसाम राइफल्स चाहता है कि ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाए। ठीक है, नाउ इट इज टास्क्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट अलोंग विद इंडियन आर्मी एंड गार्ड इंडो म्यांमार बॉर्डर। ये जो चीज लिखी हुई है, सेम चीज मैंने बताई है कि बोथ ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर क्लेमिंग कि इट हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय वन मिनिस्ट्री ओनली, एंड लार्ज सेक्शन विद इन दिस फोर्स वांट टू बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन एक डिसएडवांटेज रहेगा, अगर वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जाते हैं, द एज ऑफ रिटायरमेंट वुड बी 35, वेरास अगर वो होम अफेयर्स के अंदर रहते एज अ पार्ट ऑफ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, द एज ऑफ रिटायरमेंट वुड बी 60। तो उनको तो डिसएडवांटेज ही रहेगा। आसाम राइफल्स जो डुअल कंट्रोल में रखता है, इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया था, देयर अपॉइंटमेंट, their deputation, their transfer, everything is decided by CAPF। ठीक है, वो क्या चाह रहा है कि पूरी तरह से किसके अंदर आ जाए? डिफेंस के अंदर आ जाए। तो एज ऑफ रिटायरमेंट क्या रहेगी? 35। दे वांट टू रिटायर एट एन अर्ली एज, बट द थिंग इज दे विल गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। कैसे? जो सैलरी का जो पे स्केल होता है एंड ऑल द पेंशन दैट यू गेट, इट इज मच हायर फॉर दोज एम्प्लॉयज विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर उनको इतनी सैलरी, उतना पे स्केल नहीं रहेगा। बट बेनिफिट क्या है कि दे विल वर्क टिल 60 इयर्स सीएपीएफ। भले ही उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कम है, उधर 35 है, लेकिन बेनिफिट्स ज्यादा है। तो दे वांट टू कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनको बेनिफिट ज्यादा चाहिए। समझ में आया? क्लियर है ये? चलो, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर इससे रिलेटेड मॉक में सवाल बनेंगे आप लोग कर लेंगे सारे फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, किसी ने ये सुना है कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है? अभी भी है। कंगना रनौत के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी, याद है? पढ़ा था। मुंबई में कंगना रनौत का ऑफिस था, उसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने उस पे बुलडोजर चला दिया और पूरा ऑफिस वगैरह तोड़ताड़ कर दिया। क्यों हुआ था? बिकॉज शी गॉट इनटू अ वर्डी कॉन्फ्लिक्ट विथ वन ऑफ द लीडर ऑफ शिवसेना, है ना? तो बहुत घमासान हो गई थी। उसके बाद उसको थ्रेट कॉल्स मिले, जान से मार देंगे फलाना ढिमका। तो शी गॉट Y+ सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये Y+ सिक्योरिटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर विजिटेड भोपाल टू इनॉग्रेट रानी कमलापति स्टेशन, सो ही केम अलोंग विद द Z+, दैट्स नॉट Z+, इट्स एक्चुअली NSG लेवल सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ जो सिक्योरिटी होती है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द defense forces, we have talked about the central armed police force, these are the security forces. Now let us again talk about the security categories which are available in our country, और कौन सी सिक्योरिटी कैटेगरी में क्या मिलता है। ठीक है, कई बार इससे भी सवाल बन जाते हैं। SPG स्पेशल, नॉट NSG, SPG दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो इंडिया में किसी VIP को मिलता है, और ये मिलता है केवल किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सिक्योरिटी है वो किसको मिलती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। आपने देखा होगा कि वो जिस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं दैट्स कंप्लीटली बुलेट प्रूफ, और उसमें जो कमांडोज ट्रेंड होते हैं वो दे आर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना क्विक नहीं हो सकता जितना उन ट्रेन कमांडोज का होता है।
दे आर अटेंटिव फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उनके साथ एक बोलना चाहिए ऐसे इस तरह से उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि इवन इफ दे आर सस्पेक्ट दे हैव अ सस्पिशन इन माइन्यूट थिंग, तो वो उसको पॉइंट आउट कर लेंगे दूर से। आपने देखा होगा इफ यू विल वॉच सम वीडियोस, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है उनका, और उनकी ड्रिल्स जो है वो यूजुअली रिपब्लिक डे परेड में शो की जाती हैं कि किस तरह से उनकी ड्रिल्स होती हैं। तो कभी मौका मिले तो देखना, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि किस तरह से उनका ड्रिल होता है, हाउ क्विक देयर रिस्पॉन्स टाइम इज, कि अगर कुछ सस्पेक्ट करते हैं वो तो कैसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद Z+ कैटेगरी जो होती है वो फिलहाल कई सारे इंडिविजुअल्स को, वीवीआईपीस को मिला हुआ है, जैसे कि जो है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये सब लोग एंजॉय करते हैं Z+ कैटेगरी ऑफ द सिक्योरिटी, जिनको अच्छा ये जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी की किसको कौन सी सिक्योरिटी देना है, किसको Z+ देना है, किसको Z, फिर Y+, फिर Y, फिर X, किसको कैसे देना है, डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द थ्रेट। किस चीज पे डिपेंड करता है ये? थ्रेट परसेप्शन, किसकी जान को कितना खतरा है, उस हिसाब से उस बंदे को ये सिक्योरिटीज अलॉट की जाती हैं। सो देयर इज ओनली वन इंडिकेटर टू अलॉट दिस सिक्योरिटी एंड दैट इंडिकेटर इज थ्रेट परसेप्शन। किसको कितना खतरा है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये वीआईपी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा और इसको इनमें से कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। फिलहाल कंगना रनौत के पास है Y+, जिनमें उनके साथ 2 से 4 कमांडोज जो है वो यूजुअली चलते हैं। ठीक है, विथ द हेविली गार्डेड दैट गन, बहुत ही बोलना चाहिए हेविली इक्विप्ड गन्स होती हैं जो रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक होता है। तो ये सारे पर्सनल, ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस 6 कैटेगरीज हैं, समझ लो, इतना याद कर लेना। 55 पर्सनल, 22, 11, 8 एंड 2, इतने पर्सनल्स इनको, मिलिट्री पर्सनल्स इनको मिलते हैं, इनके साथ चलते हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक पढ़ा है आपने, पैनेक्स 21। ठीक है, अब चलो, नींद आ गई सबको, तो फटाफट से मुझे बताओ कि व्हाट इज बिम्स्टिक। बिम्स्टिक क्या होता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बिम्स्टिक, बिम STEC, बिम्स्टिक। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब इंडिया के ईस्ट में ये रहा बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो इमीडिएट कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है बिम्स्टिक। बिम्स्टिक में आते हैं कुल मिला के कितने मेंबर? 7 मेंबर। ठीक है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपन ने पढ़े उनके कृपा करके मेंबर्स याद कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में आते हैं सवाल जब पैसेज बेस्ड आते हैं तो। ठीक है, एटलीस्ट मेंबर्स यू मस्ट नो। तो बिम्स्टिक के कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स। 7 मेंबर एक बार रिवाइज कर लो, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये बे ऑफ बंगाल से लगी हुई इमीडिएट कंट्रीज हैं, इनका एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसका नाम है बिम्स्टिक। अवन समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहां से लगी हुई जो कंट्रीज है, ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। स्ट्रैटेजिक का क्या मतलब है? क्या कर रहे हैं मोबाइल में? बाद में करो ना। क्या मतलब है स्ट्रैटेजिक का? मिलिट्री इंपॉर्टेंस। ये सारे वो देश हैं जो एक मिलिट्री इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन ओशन रीजन में, टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। ठीक है, हमें चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इंडिया को यहां एंगेज कर रखा है, अक्साई चीन में और अरुणाचल में, प्लस अपना डोमिनेशन वो इस इंडियन ओशन रीजन में भी दिखा रहा है। इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया के संबंध अच्छे होना बहुत जरूरी है ताकि हम इन कंट्रीज को वक्त आने पर यूज कर पाए स्ट्रैटेजिकली टू अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना।
ठीक है, यदि मान लो कल को इंडिया चाइना एंगेज हो जाते लड़ाई में यहां अक्साई चीन एरिया में, और यहां भी चाइना की कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, तो यदि हमारे श्रीलंका से अच्छे संबंध नहीं है तो क्या श्रीलंका इंडिया को परमिशन देगा कि आइए और हमारे नेवल बेस को यूज करिए या हमारे वाटर एरियाज को यूज करिए? नहीं देगा। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ पॉइंट को यूज करके इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करता है इमीडिएट नेबर्स के साथ, ठीक है। बिम्स्टेक बना कब था? 1997 में। 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में केवल 4 देशों ने मिलकर इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम पहले था बिस्टेक। कौन से 4 देश? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले केवल 4 ही देश थे 1997 में जब इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते हैं, जैसे कि म्यांमार आगे चल के जुड़ गया। जब म्यांमार जुड़ गया तो नाम बदल गया, और फाइनली 2004 में बाकी के मेंबर्स जब जुड़ते हैं तो नाम चेंज हो गया बिम्स्टेक। तो हमने 3 इंफॉर्मेशन पढ़ी। 97 में ये ग्रुप बना था, कितने कंट्रीज ने बनाया? 4। बिस्टेक कौन से 4? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में 1997 दिसंबर में म्यांमार ऐड हो गया, और फिर 2004 में बाकी के मेंबर्स और ऐड हो गए, ठीक है। तो नाम फाइनली हो गया बिम्स्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर वो देशों के नाम से नहीं, उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। कितने लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई? सबको आ गई? ठीक है। अब its members lie in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal. littoral शब्द का मतलब कौन समझाएगा? Raise your hand. A land which shares a water boundary is called as a littoral state. ठीक है, जो पानी से सराउंडेड, आइलैंड कंट्री थोड़ी है ये सारे, पानी से जो सराउंडेड होते हैं ना उसको कहते हैं लिटोरल। और जो देश पानी से बिल्कुल भी सराउंडेड नहीं होता है, बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से केवल जमीन से ही सराउंडेड है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, वो कहलाता है लैंड लॉक्ड। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? इथियोपिया। हाउ इज इट इथियोपिया? इथियोपिया कैसे हो गया लैंड लॉक्ड? ताजिकिस्तान इज एन एग्जाम्पल, अर्मेनिया इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अफगानिस्तान इज एन एग्जाम्पल, चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। तो जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड होता है वो कहलाता है लैंड लॉक्ड, और जो समुद्री बॉर्डर शेयर करता है वो कहलाता है लिटोरल, जो पानी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज है, इमीडिएट नेबर्स हैं, दे आर ऑल व्हाट? लिटोरल स्टेट्स, ठीक है। तो मेंबर्स लाई इन द लिटोरल एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंटिन्यूअस रीजनल यूनिटी। इट नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट इकोलॉजी ऑफ ग्रेट हिमालय। अच्छा, इंडिया के कंट्री, मतलब अगर हम वर्ल्ड मैप में जा रहे हैं, यार वर्ल्ड मैप दिखाना पड़ेगा। इमेजिन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं? कितने लोगों को मालूम है? दिखाई देते हैं। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं? क्लोज टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इथियोपिया हो गया लैंडलॉक, ठीक है। ये एशिया के साउथ में जो कंट्रीज हैं वो कहलाएंगे साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और साउथ जब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो साउथ के भी ईस्ट में जो होगा उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये अंतर है, ठीक है। एशिया के साउथ में आते हैं ये वाले देश, और साउथ ईस्ट में हो गए और ईस्टर्न कंट्रीज, जिनको हम क्या कहते हैं? एशियन कंट्रीज। काय की हंसी आ रही है?
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज समझ में आ गया। अब ईशान मुझे बताएगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसको क्या कहते हैं। ईशान किसका नाम है? और एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। एक मिनट, और एशियान के मेंबर कंट्रीज के नाम। थोड़े से दिखा देते आप। कितने हैं? ये तो हमारे वो हैं। अभिराज नाम बताओ। कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम हो गया। ग्रुप में थोड़ी पेपर करने जाएंगे हम कैट बाइस का कि यहां से चिल्लाएगा ओए ये आंसर होगा। 6 हुए। मैं वही कह रही हूँ, ग्रुप में जाएंगे हम पेपर देने और एक सीट पे 10 क्लेम करेंगे, हमने किया था। बस ऐसे याद करते हैं क्या? हम उसके लिए वो कोड ही भूल गए तो नाम क्या याद रहेंगे? अरुणेश बोल रहा है क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है ना। याद है? सॉरी सुब्रत बता। तो क्या याद है फिर? मनप्रीत बस बेकार हो तुम लोग बच्चे, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हो। तो फॉर्मूला बता के क्या हो गया? पार टूट गया। पूरे कंट्री के नाम बता। ITMPS करेगी तू एग्जाम में जाके। मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर। फॉर्मूला याद करने का क्या मतलब हुआ जब तू फॉर्मूला फॉलो ही नहीं कर रही है? तुम लोग बहुत ही कुछ नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद अब बिल्कुल छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, ठीक है? कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का बार बार एक ही चीज। बेमस्टिक आते हैं तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं कब से चिल्ला रही हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रट लो, SCO, एशियान, सार्क, बिम्स्टेक। मनीष तो बैठे हैं, वो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। 14 प्रायोरिटी एरियाज आर सेट बाय द बिम्स्टिक मेंबर्स। इस वाले मॉक में बच्चों अच्छे से आईओ रिवाइज कर लेना। आईओ भर भर के डालूंगी, अब रुक जाओ। पूरे क्वेश्चंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ही रहेंगे अब, ठीक है? Where is the permanent secretariat? The head office of Dhaka, Bangladesh. Where is the head office of ASEAN? Jakarta, Indonesia. इंडिया और बिम्स्टिक कंट्रीज ने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? इंडिया इज एंगेज्ड विद बिम्स्टिक कंट्रीज ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अगेन इन न्यूज, कई बार रहते हैं, जिसमें से एक है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? किसी को डिटेल्स मालूम है? बिना स्लाइड पे देखे कोई मुझे बता सकता है? नहीं मैम, इतना हमसे मत सोच, एक्सपेक्ट किया करो, इतने अच्छे बच्चे हम नहीं है। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट समझ लो, यस, इट वॉज प्रपोज टू काउंटर द चिकन्स नेक, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो कोलकाता का पोर्ट है, दिस विल बी कनेक्टेड टू द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। विच पोर्ट? सितवे पोर्ट। एंड फ्रॉम सितवे पोर्ट थ्रू कलादान रिवर इट विल बी लिंक्ड टू पलेटवा, और पलेटवा से फिर रोड कनेक्टिविटी होगी टुवर्ड्स मिजोरम, ठीक है? सो पहले कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट से कलादान रिवर से बोट के थ्रू ट्रैवल करेंगे अप टू पलेटवा, और फिर रोड कनेक्टिविटी अप टू मिजोरम। यही है पूरा का पूरा कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। इसके लिए $484 million have been invested. The Indian seaport of Kolkata will be linked with Sittwe port in Myanmar, and then through Kaladan river boat route it will connect to
पलेतवा, और जहां से रोड कनेक्टिविटी होगी अप टू मिजोरम। दिस इज कलादान मल्टी मॉडल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। और पहले ये प्रपोज किया गया था 2014 में, सोच रहे थे कि मार्च 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अभी दोबारा से सोच रहे हैं इट विल बी कंप्लीटेड एंड टू एंड टिल मार्च 23, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्ट कब कर रहे हैं? मार्च 23 तक ये पूरी तरह से एंड टू एंड मतलब कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट से कलादान रिवर से होते हुए पलेतवा से होते हुए मिजोरम तक, एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 23, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इंडिया का अक्रॉस बिम्स्टिक, दैट इज एशियन ट्राइलेटरल हाईवे। अब ये एशियन ट्राइलेटरल हाईवे क्या है? मणिपुर से देयर इज एन एरिया इन मणिपुर दैट इज कॉल्ड एज मोरे तामू वाया म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक कनेक्टिविटी करना। इट्स अ लैंड कनेक्टिविटी फ्रॉम मणिपुर टू थाईलैंड। कहां के रास्ते? म्यांमार के रास्ते। सो दैट इज अ ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आई एम गोइंग टू शेयर, यू हैव टू लर्न ऑल दिस। एंड थर्ड इसमें जो प्रपोज्ड है दैट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, जिसमें वो मोटर व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग और उनके पार्ट्स को एक दूसरे में सप्लाई करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, टू प्रमोट मोटर व्हीकल इन ऑल दीज 4 कंट्रीज। नाउ बिम्स्टिक एनेबल्स इंडिया टू परस्यू 3 कोर पॉलिसीज। इंडिया की 3 पॉलिसीज हैं बिम्स्टिक नेशंस के साथ। इन्हीं तीनों पॉलिसी के ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट। कौन सी? एक्ट ईस्ट। पर पढ़ लो। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब होता है कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ इंडिया। अभी हमने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक के समय इंडिया ही वो देश था जिसने अपने इमीडिएट नेबर्स को बहुत सारी मदद पहुंचाई और बाकी देशों ने भी इंडिया को मदद पहुंचाई। जैसे आपने मालदीव्स और मॉरिशस के बारे में पढ़ा होगा कि इंडिया ने वहां पे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई किए थे, है ना। और इमीडिएट जो हमारे नेबर्स थे लाइक बांग्लादेश एंड ऑल, इन्होंने भी इंडिया को सपोर्ट किया इन मेडिकल इक्विपमेंट्स। इंडिया को जब मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी तो कई सारे कंट्रीज ने ऑक्सीजन सेंड किया था इंडिया को सेकेंड वेव के दौरान, ठीक है। पाकिस्तान को हमने सप्लाई किया था, इंडिया ने सेंड किया था कंसाइनमेंट, ठीक है। सो इसको कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इमीडिएट नेबर्स, देखो अभी इस टाइम पे इंडिया के अपने इमीडिएट नेबर्स में बात करें तो एक्सेप्ट फॉर 2 कंट्रीज वी हैव गुड रिलेशंस विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें, थोड़े से हमारे स्टिफ रिलेशंस हैं दोनों देशों के साथ। अदरवाइज विथ नेपाल वी आर डूइंग गुड। बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी नेपाल के साथ, बट फिलहाल इट इज अंडर कंट्रोल बिकॉज वी हैव गिवन लॉट ऑफ हेल्प टू नेपाल एज वेल। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अभी श्रीलंका जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी श्रीलंका की, ठीक है। फूड क्राइसिस हो रहा है श्रीलंका में। तो इमीडिएट नेबर्स हमारे सब अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। द मेन पॉलिसी इज एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, यहां पे 2 पॉलिसीज हैं जिन पे सवाल बनेंगे। व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया? कौन बताएगा मुझे? इज देयर इवन अ सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास जो मुझे ये बता सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्ट ईस्ट एंड लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया? चलो ध्यान से समझो। लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1991 में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो दी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। इंटेंशन क्या था? पीवी नरसिम्हा राव का कहना था कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जिससे इंडिया जूझ रहा था। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी, और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बिकॉज उस वक्त 1991 में आपको मालूम है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, राइट। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, 15 देशों में टूट गया था। बिफोर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन इंडिया वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स इकोनॉमिक ट्रेड।
हम रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो रशियन इकोनॉमी हैम्पर हुई, तो ऑब्वियसली इट अफेक्टेड द ट्रेड विद इंडिया एज वेल। तो इंडिया को 1991 में जरूरत पड़ी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कि वो दूसरे ऑप्शन सर्च करे। दूसरे ऑप्शन जो इंडिया के लिए उस वक्त पॉसिबल थे वो थे उनके इमीडिएट ईस्ट के नेबर्स, ठीक है। तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अवर इकोनॉमी, हेंस टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया दे स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट मतलब रशिया को छोड़कर ईस्ट के तरफ के देशों को देखो। कौन से थे ईस्ट के तरफ के देश? वही बिम्स्टिक के देश, समझ गए? म्यांमार, भूटान, ठीक है, थाईलैंड, ऑल दीज कंट्रीज, इनकी तरफ देखो और इनके साथ अपनी इकोनॉमी के इनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करो, ट्रेड करो, इकोनॉमी को बूस्ट करो। द ओनली एजेंडा दैट टाइम इन 1991 वाज अ पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक बूस्ट दैट वाज नीडेड, ठीक है। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने लुक ईस्ट को चेंज कर दिया एज एक्ट ईस्ट इन 2014. Which prime minister changed it? Narendra Modi. So write down this chart. I am not making it for TED poll. आप लोगों के लिए बना रही हूं, जल्दी से लिखो। Look East policy was given in 1991 by P.V. Narasimha Rao. The main intention was to promote political cooperation and economic relations with the countries in the immediate east. Act East policy was given in 2014 by Narendra Modi. Act East policy was based on 4 pillars. 4 pillars पे ये बेस थी। कौन से? पहला कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, and capacity building. तो लुक ईस्ट अब किस में बदल गई है? एक्ट ईस्ट। और एक्ट ईस्ट के 4 पिलर्स, कॉमर्स मतलब इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ट्रेड स्टेब्लिश करेगा विद द कंट्रीज इन द ईस्ट, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इट विल नॉट जस्ट लुक टू द रशिया और चाइना फॉर द ट्रेड बट विल ऑल्सो ट्रेड विद द कंट्रीज इन द ईस्ट, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ऑल दीज कंट्रीज। इंडिया इनके साथ भी एक सिग्निफिकेंट ट्रेड रखेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही कंट्री को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, जस्ट लाइक रशिया और चाइना। कल्चर, पहले लुक ईस्ट में कल्चरल रिलेशंस की कोई बात नहीं थी, अब पीपल टू कल्चर रिलेशन की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय पीपल कल्चर रिलेशन? कल्चरल रिलेशंस को बूस्ट करना, बिकॉज मोर और लेस ये सारे कंट्रीज का जो ओरिजिन है वो सेम है, दे एंजॉय कल्चरल सिमिलैरिटीज, उसको यूज करना टू डेवलप द डिप्लोमेसी, ठीक है। तो कल्चर पे फोकस कर रहे। कनेक्टिविटी से मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करना इन कंट्रीज में जाके, और आप देख ही रहे हैं कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट इज एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट इज एग्जांपल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना इन देशों के साथ, ठीक है। श्रीलंका के साथ इंडिया एक ब्रिज शेयर करता है, दैट्स कॉल्ड एज राम सेतु। इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल माइथोलॉजिकल ब्रिज कि राम जी ने एक ब्रिज बनाया था, क्रॉस करके लंका गए थे अपनी वानर सेना को लेकर, एंड इट्स वेरी एविडेंट, जब आप स्पेस से देखते हैं तो दिखता है वो, दो इट इज नॉट अ परमानेंट ब्रिज बट एक सिग्निफिकेंट ब्रिज दिखता है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट का नाम था, कि प्रॉपर एक ब्रिज बनाया जाए दोनों देशों के बीच में, बट वो रुक गया बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक दूसरे को बूस्ट करना ताकि हर एक कंट्री सक्षम हो हर चीज में, सभी चीजें सबके पास हो। जैसे कि फिलहाल श्रीलंका फूड क्राइसिस से जूझ रहा है, तो आपको मैंने ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था श्रीलंका का, याद है? मैंने बताया था गवर्नमेंट ने एक ब्लंडर कर दिया था, अनाउंस किया था उन्होंने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम स्विच करेंगे, जिसकी वजह से वहां के किसान जो है वो फूड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो इंडिया ने सप्लाई किया था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दिए थे एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, राइट। तो हर एक कंट्री को सक्षम बनाना, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक्ट ईस्ट इज बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स। तो लुक ईस्ट से अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है एक्ट ईस्ट, और ये बिम्स्टिक नेशंस के साथ इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट,
लुक ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक्ट ईस्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही ध्यान में रख के, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसीज बना रही है सरकार। कलादान प्रोजेक्ट में वापस से लिंक होगा मिजोरम, और हाईवे प्रोजेक्ट में लिंक हो रहा है मणिपुर। सो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट। सो मोर फोकस इज गिवन टू द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट में ये नहीं था, ठीक है। नाउ ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया, इंडिया हैज चेंज द सिनेरियो। तो रिसेंटली बिम्स्टेक नेशंस के साथ मिलके इंडिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम था पैनेक्स 21। क्या नाम था? पैनेक्स 21। तो इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नारावणे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ऑन द इनॉग्रल इवेंट। कब से कब तक हुआ ये पैनेक्स 21? 20 से 22 दिसंबर पूना में हुआ ये मिलिट्री एक्सरसाइज। इट वाज अ मल्टी एजेंसी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। पैनेक्स 21 के दौरान उन्होंने बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक हैज बीन अ ब्लैक स्वान इवेंट that had overwhelmed national capacities, disrupted supply chains and brought people back to the drawing board. What is a black swan event? इसको इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। पढ़ा आप लोगों ने ब्लैक स्वान इवेंट का क्या मतलब है? ब्लैक स्वान का लिटरल मीनिंग होता है अनप्रेडिक्टेबल इवेंट which has turned out to be way beyond imagination. Something very unpredictable which has tested our all the limits. It has turned out to be way beyond our expectations. जितना उम्मीद नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा डिजास्टर्स कुछ हुआ है जिसने हमारे को लोड कर दिया, मतलब ओवरलोड कर दिया हमारी नेशनल कैपेसिटीज को, जो हमारे देश की क्षमता थी उसके ऊपर भार डाल दिया। ठीक है, आपने देखा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की कितनी कमी पड़ गई, वेंटिलेटर्स की कितनी कमी पड़ गई, मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेजेस हो गई, सैनिटाइजर्स, मास्क, कितना ज्यादा मास प्रोडक्शन किया इन चीजों का, राइट। तो लोड कर दिया इसने नेशनल कैपेसिटीज को, डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन एंड ब्रॉट द पीपल बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड, मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ड्रॉइंग बोर्ड मतलब एक खाली कैनवस, सब कुछ वापस जीरो पर आके रख दिया। तो ये स्टेटमेंट था उनका, मतलब ही वॉज बीइंग वेरी इमोशनल इन द इनॉग्रल इवेंट। और उन्होंने बोला कि सारे कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, तो शायद और ज्यादा डिजास्टरस इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ना सिर्फ इंडिया ने दूसरे देशों को मेडिकल सप्लाईज और सब कुछ पहुंचाया, लेकिन बाकी देशों ने भी पहुंचाया। आपको याद होगा जब कोविड की शुरुआत हुई थी इन 2019 मार्च, उस वक्त चाइना ने हाथ खड़े कर दिए थे एपीटी को लेकर। याद है, किसी ने पढ़ा था उस वक्त एपीटी के बारे में, कुछ सुना था? एक्टिव फार्मास्यूटिकल, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस वक्त एक ही दवाई थी जो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में थी, और उस वक्त क्योंकि इतना रिसर्च नहीं हुआ था जब शुरुआत हुई थी पैंडेमिक की, तो डॉक्टर्स को केवल एक ही दवाई समझ में आ रही थी, दैट वाज एन एंटी मलेरियल ड्रग, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी वो चाइना से हम इंपोर्ट करते थे। तो जब हैवी क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो चाइना ने मना कर दिया था कि अब हम एपीआई सप्लाई आपको नहीं करेंगे, और इंडिया में उस वक्त एपीआई का उत्पादन नहीं होता था। तो समय ने हमको सिखाया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब बाकी देशों ने उस वक्त इंडिया की मदद की थी, एपीआई को सप्लाई किया था, फिर इंडिया सेल्फ रिलायंट हुआ, एपीआई मैन्युफैक्चर किया, और इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कि हम दूसरे देशों में वी हैव इवन एक्सपोर्टेड इट टू यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। हमने सप्लाई किया, फिर कनाडा में सप्लाई किया, हमने स्वीडन को सप्लाई किया, यूएस को सप्लाई किया, राइट। नाउ पैनेक्स 21 के बारे में बात करें तो इट इज अ मल्टीनेशनल। क्यों मल्टीनेशनल? क्योंकि 7 देश इन्वॉल्व है। मल्टी एजेंसी मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ही विंग्स की मिलकर ये एक्सरसाइज हुई है जो कि पूना में हुई थी। इट वॉज थर्ड इन सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, और इसमें से पिछली जो हुई थी वो फरवरी 2020 में हुई थी, ठीक है, वो भी पैंडेमिक के दौरान। द प्राइमरी एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू फॉस्टर द जॉइंट प्लानिंग एंड बिल्ड रीजनल कोऑपरेशन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर्स। मेन टारगेट जो था ना
वो ये था कि कंट्रीज मिलके एक दूसरे को ट्रेन करें हाउ टू एफिशिएंटली डील विथ नेचुरल डिजास्टर्स। इंडिया में नेचुरल डिजास्टर्स को डील करने के लिए वी हैव अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। व्हाट इज दैट? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाउ natural disasters can be of any type. Natural disaster can be a tsunami, can be a flood, can be a landslide, can be an avalanche, can be a pandemic. The pandemic also comes under definition of a natural disaster. ठीक है? For the first time, the exercise of this magnitude involving multiple agencies was undertaken to review our humanitarian assistance and disaster relief mechanism. पहली बार इस लेवल का एक्सरसाइज हुआ। किस चीज को फोकस कर रहे थे? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म। ठीक है, बस इसी को ध्यान रखना। एक्स्ट्रा चीज जो आपको यहां पे पढ़नी है वो है एनडीएमए। व्हाट इज एनडीएमए? मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को फोकस रखते हुए इन तीनों ही विंग्स ने, सारे कंट्रीज के तीनों ही विंग्स ने पार्टिसिपेट किया। हाउ टू दे कंडक्टेड मॉक ड्रिल्स कि डिजास्टर्स के समय किस तरह से आप डील करेंगे। लाइक रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे तो आप क्या करोगे? रेस्क्यू ऑपरेशंस मालूम है ना, जब सुनामी फ्लड्स वगैरह कुछ आता है तो किस तरह से आप जाओगे, तो उसके लिए पूरा ड्रिल किया इन्होंने, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, दैट्स इट।